तो आपका जो पास्ट लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे भी लोग आपको जज करेंगे। तो गरीबों के लिए ये व्यवस्था थी। जब मैं चैम्बर से बाहर, चाहे 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8, जितने लोग होते थे मैं सबसे मिलता। मेरा ये मेन पर्पस है कि भाई यूथ को प्रमोट करना और विशेष तौर से ग्रामीण इलाके के, चूंकि ग्रामीण इलाके के बच्चे एथलीट में ज्यादा है और ये गरीबों का ही खेल। ग्रामीण कार्य विभाग का जो सड़क है उसको आप देखेंगे नॉर्मल, जैसे कि सुखाड़ वाले एरिया में जो रोड की हाइट है उसी रोड की हाइट से गंगा नदी में भी रोड की हाइट डाली हुई है। थोड़ा सा पानी बढ़ता है रोड पे पानी आ जाता है। अब लोगों के लिए समस्या ये है कि आवागमन का समस्या है। बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज आने के लिए उसको सालों भर नौ से आना पड़ता है। तो ब्रिज होना चाहिए। तो जो फ्लड एरिया हमारा है वहाँ पे रोड की हाइट बढ़ानी है। ये मेरा पर्पस है। जब मैं यहाँ पे एमएलए के लिए चुना जाऊंगा, मैं घूम रहा था एक वर्ष के यहाँ बैठा, पूछा आप कितना कमा लेते हैं? सुबह 5 बजे से हम शुरू करते हैं काम, रात के 10 बजे तक काम करते हैं। अच्छा। कितना कमाते हैं? तो बोला 300 रुपया कमा लेते हैं बस। अभी चुनाव का समय है, कई तरह के नैरेटिव बन रहे हैं। आम लोगों की क्या समस्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल कॉलेज की समस्या है। आप अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि लोगों को आप पे भरोसा करना चाहिए? आज हम लोग आए हैं नाथनगर असेंबली में और यहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं जेड हसन साहब से और उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। तो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, आई एम फाइन। सो सर, जैसे मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और आपने एक पूरी एग्जीक्यूटिव लाइफ जी है। तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को अपने उस लाइफ के बारे में बताइए और उस लाइफ के दौरान आपने इस क्षेत्र में और ओवरऑल बिहार में क्या क्या परेशानियां देखी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को, सरफराज भाई और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना इस पॉडकास्ट के लिए। मैं प्रारंभिक जीवन से ही सोसाइटी के प्रति संवेदनशील रहा हूँ और जहाँ तक मेरे ब्यूरोक्रेट हिस्ट्री की बात है तो मैं लगभग 26 साल बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में पूरे बिहार में सेवा किया है। अच्छा। और उस समय बिहार झारखंड भी एक ही हुआ करता था। जी। बाद में पार्टीशन हुआ, हम लोग अलग हो गए, तो बिहार में अधिकांश समय हमारा बीता। ये गृह जिला मेरा भागलपुर है। मैं यहीं पे शिक्षा लिया, मैं यहीं पे बड़ा हुआ और यहीं पे मेरा लगातार इस्टेब्लिशमेंट भी रहा। ओके। आप जहाँ पे अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये नाथनगर विधानसभा का ही एक हबीपुर इमामपुर विलेज है जहाँ पे आप अभी बैठे हुए हैं। जी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग भागलपुर के ही निवासी हैं। जहाँ तक सर्विस की बात है तो ब्यूरोक्रेट होने के नाते हमारी सेवा वीडियो से प्रारंभ हुई। कई पदों पे हम लोग प्रखंड में रहे, अनुमंडल पदाधिकारी के दायित्व में भी रहे एवं अन्य दायित्व में रहते हुए अपर सचिव सचिव बिहार सरकार के पद पर मैं गया। अच्छा। तब मैंने नौकरी का प्रत्याग कर दिया और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 3 महीने हुए हैं जो मैंने नौकरी को छोड़ा है और फिर सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन में आने का निर्णय लिया। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आपका सवाल ये था कि एक ब्यूरोक्रेटिक लाइफ जीने के बाद फिर आप सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में आप क्यों चॉइस किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में भी जो आप काम करते हैं उसमें भी आप समाज के उन लोगों के लिए काम करते हैं जहाँ पे आपकी आवश्यकता है, लेकिन आप एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। जी। सरकार है, सरकार के तहत कई पद सृजित किए गए हैं और उनका मुख्य काम यही है कि आम लोगों की समस्या को सुनना, आम लोगों की समस्या का समाधान करना, अगर उनको जानकारी नहीं है योजनाओं की, फैसिलिटेट करना और फैसिलिटेट करने के बाद उसका लाभ उसको मिले, जिसके लिए हमारा कानून बना है, जिसके लिए संविधान प्रोवाइड कर रहा है। इंडियन सिटीजन के लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, तो उनको एग्जीक्यूट करने की जवाबदेही हम लोगों पर हुआ करती थी। और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जब आप काम करेंगे एज ए ब्यूरोक्रेट तो आपको लगेगा कि आपका अधिकांश समय आम लोगों के बीच में गुजरा है, जी। गरीबों के बीच में गुजरा है, गाँव में गुजरा है
आप चैम्बर में बैठ करके ये निर्णय नहीं ले सकते जितना आप क्षेत्र में घूम के निर्णय ले सकते। जी। तो मेरा अधिकांश समय क्षेत्र में ही बीता। ये अलग सी बात है कि मैं पदाधिकारी के दायित्व पर रहा, कार्यालय में बैठने के साथ साथ अधिकांश समय क्षेत्र में हमेशा भ्रमण करता रहा, आम लोगों के बीच में, गांव में लोगों की समस्या सुनता रहा, उनके समाधान के लिए जितना प्रयास हो सकता था उतना मैंने किया। इवन के कुछ लोग तो कहते थे कि भाई आप एज ए लीडर लोगों के लिए लड़ते हैं। अच्छा। ऐसा भी कमेंट कुछ हमारे कलीग्स करते थे कि एज ए लीडर आप लड़ने लगते हैं, एज ए ऑफिसर आप नहीं करते हैं। तो जी। हमको ये शुरू से मेरे अंदर ये दर्द छिपा होता था कि नहीं, आदमी अगर हमारे कार्यालय में आया है किसी काम से तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी चीजों के लिए आया है जो इसका नहीं हो पा रहा है, नीचे वाले कार्यालय या नीचे वाले कर्मी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ अनदेखी हो रही है, तो उसको कैसे कराया जाए। तो सबसे पहले मैं अपने जहां मैं ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैं मिलने का समय अपने कार्यालय के बाहर, जो आप देखते होंगे कि ऑफिसर्स के बाहर लगा रहता है, मिलने का समय 2 से 4, हाँ। मैं सबसे पहले उसको हटाता था अच्छा। कि नहीं, मिलने का समय ऑफिसर्स के लिए हम लोग 24/7 चल रहा है, कहीं नहीं, उसको हटाइए। फिर अपने गार्ड्स, अपने अनुसेवी जो हमारे आदेशपाल हुआ करते थे उनको बोलते थे कोई आदमी मेरे रहते हुए अंतिम तक वो आदमी छूटे नहीं। जब कोई आता है किसी भी कार्यालय में बड़े ऑफिसर के साथ मिलने के लिए तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा 1 महीने से उसकी प्लानिंग होती है कि हमको मिलना है, किसी से पता करता है, फिर पूरा काम छोड़ के बेचारा वो आते हैं। और बड़े लोगों का क्या है, बड़े लोगों के लिए तो आप उनके आने के पहले आपको 5 फोन आ जाता है जी। कि जरा मिलने का समय दे दीजिए, जी। लेकिन गरीब के लिए ऐसा फोन नहीं आता। ये अंतर है, हम लोगों ने अनुभव किया है कि बड़े लोगों के लिए फोन आ जाता है, चैम्बर के बाहर अगर 5 मिनट वेट हुआ तो 4 बार फोन आ गया, ये देखिए बाहर खड़े हुए जरा मिल लीजिए। लेकिन गरीबों के लिए ऐसा नहीं आता फोन। तो गरीबों के लिए ये व्यवस्था थी कि हमारे गार्ड्स, हमारे आदेशपाल, जब मैं चैम्बर से बाहर चाहे 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8, जितने लोग होते थे मैं सबसे मिलता था। अच्छा। और रास्ते में भी कोई अगर हमको हाथ दे दे तो मैं उनसे भी मिलता था। और मेरा फोन कभी भी बंद नहीं रहा, पर्सनल फोन, सरकारी फोन कभी बंद नहीं रहा। हमको लगता था कि ये जो फोन करते हैं लोग, ये हमको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए एक इन्फॉर्मर है, समस्या है, लॉ ऑर्डर की कहीं परेशानी आती है, सबसे पहले पब्लिक हमको फोन करते थे। थाने को मैं बताता था देखो यहाँ पे घटना घटी, आग लग गई है, अपने सीओ को बताता। तो उसको मैं इस तरह से लेता था, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई कोई आदमी अगर फोन कर रहा है हमको, किसी को क्या पड़ा हुआ है जी। कहीं ना कहीं समस्या है, और अगर कर रहा है तो नाराज हमको क्यों होना है, हमको सुन लेनी है उसकी बात। अगर हमसे होगा तो हम करेंगे, नीचे वालों से होगा तो करवाएंगे, नहीं होगा तो उनको कन्विंस कर देंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये मोटिव्स के साथ पूरी सेवा मैंने अपने ऑफिसर्स वाली जो मेरी लाइन है मैंने किया है। अच्छा। पूरी ईमानदारी निष्ठा से मैंने जो हमें दायित्व सरकार ने दिया था उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हर चीजों को मैंने किया है। कि सर जैसे आपकी 26 साल की जो सर्विस है और अब आप पॉलिटिकल करियर में आएंगे तो आपका जो पास्ट लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे भी लोग आपको जज करेंगे। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा हो आपका, और उस इंसिडेंट को फिर आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो जिस शहर में भागलपुर में रहे, हम लोगों के उस जमाने में हम लोग हिंदी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। अच्छा। कोई अंग्रेजी स्कूल के प्रोडक्ट हम लोग है नहीं, सरकारी स्कूल में हम लोगों ने अपना शिक्षा ग्रहण किया। फिर अधिकांश पढ़ाई टीएनवी कॉलेज में हुई, यहीं से हम लोगों ने अपना ग्रेजुएशन भी किया, पीजी भी किया, इस यूनिवर्सिटी से लॉ भी किया। तो उस समय हम लोग एज ए स्टूडेंट जब हम लोग वहाँ पे थे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मैं एक्टिव रहा था। अच्छा। और उस जमाने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप देखेंगे एनएसयूआई, हाँ वही हुआ करता था, उसमें भी मैं सेक्रेटरी के दायित्व में था अपने कॉलेज में। अच्छा। और फिर जब मैं पास आउट हो गया कॉलेज से और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करने लगा, इत्तेफाकन नहीं हुआ। फिर मैं आया यहाँ पे, राजनीति में आया। राजनीति में मैंने जनता दल हुआ करता था उस समय, जी जी जी, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था ही, यहाँ पे भागलपुर में थे ही। तो 92 से 95 मतलब लगभग 3 साल मैंने जनता दल जिला युवा उपाध्यक्ष के दायित्व में रहा यहाँ पे यूथ में।
उसमें जनता दल हुआ करता था। उस समय ये दल जो आप देख रहे हैं उसी के डिवीजन के बाद आरजेडी, जेडीयू, है ना, लोजपा, ये सब उन्हीं से निकला है। जी उसमें जी जी सब जी। कंबाइंड था वो। हाँ। तो उस टीम में मैं काम किया था यहाँ पे। तो पॉलिटिक्स में तो मेरा इंटरेस्ट था ही, मैंने किया ही, यूथ के लिए काम किया ही किया। और जब फिर उसी बीच में मैं बीपीएससी कर गया तो जॉब में चला गया, तो मैं छोड़ दिया, राजनीति से मैं हट गया। लेकिन चूंकि यूथ से मेरा कनेक्टिविटी लगातार रहा, तो मैं 2000 लगभग 18 वर्षों से भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। तो वो उसमें कोई भी अध्यक्ष हो सकता था। हमारे पहले कोई दूसरे थे, सर्राफ साहब थे, उनको हटा के यहाँ के यूथ ने बोला कि नहीं, आप तो हमेशा यूथ के इशूज के लिए, और खुद भी आप अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं कॉलेज के ज़माने में, तो आप इसमें आइए और हम लोगों को प्रमोट कीजिए। अभी भी मैं उस पद पे हूँ और हमारे बहुत सारे बच्चे खेल में जाते हैं, यहाँ से नेशनल मेडल लाया, स्टेट में मेडल लाया। तो लगातार 18 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में एज ए अध्यक्ष भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन, मैं लगातार भागलपुर जिले को प्रमोट करने में लगा रहा, और विशेष तौर से यूथ में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को जी। और चूंकि एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है, मैं बता दूं कि दूसरे गेम से ये अलग है। ये क्रिकेट, बैडमिंटन या अन्य जो गेम है उसमें थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एथलेटिक्स में महंगा नहीं है। आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं, आपके पास कम संसाधन है, ग्राउंड नहीं है तो आप बगीचे में, खेत में, रोड पे आप देखते होंगे सुबह सुबह बच्चे तैयारी करते हैं। तो हमारे जितने भी एथलेटिक्स के बच्चे हैं, आप देखेंगे बिहार पुलिस में, आर्मी में, अन्य चीज़ों में, होम गार्ड्स में, सब इंस्पेक्टर में हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। जब बच्चे हमारे रिटिन का क्वालिफाई करते हैं तो हमारा बाजाप्ता एसोसिएशन है, और खेल को प्रमोट करने में हम लोग पूरी तरह से, भागलपुर को मेरी टीम एसोसिएशन की पूरी तरह से लगी रहती है। और जो गरीब बच्चे हैं उसको हम लोग प्रमोट भी करते हैं। अच्छा। है ना, किन्हीं को सपोज कीजिए उनका सिलेक्शन हो गया है नेशनल में, अब उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं है, तो हमारा एसोसिएशन उसको अरेंज करके टिकट भेजता है। कोई बच्चे को ड्रेस नहीं है, किसी बच्चे को स्पाइक नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमारे बच्चे के पास एप्लीकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी आपको मैं बता दूँ, लगभग 10 ऐसे एकेडमी चल रहे हैं जो हमारे से कनेक्टेड हैं यहाँ पे, जो बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत सारे जॉब में और लोगों की नौकरी भी लग रही है जी। और जब से बिहार में ये नियमावली बना कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, इसमें भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और नौकरी भी लिया है। तो मेरा ये मेन पर्पस है कि भाई यूथ को प्रमोट करना है, और विशेष तौर से ग्रामीण इलाके के बच्चे, चूंकि ग्रामीण इलाके के बच्चे एथलीट में ज्यादा है जी, और ये गरीबों का ही खेल है। तो ये हमारा हॉबी है और इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ और आगे भी करने का पूरा विचार है। जैसे लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, इंडिया में हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कंपैरेटिवली स्पोर्ट्स को काफी सीरियसली लिया जाता है। बिहार में ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्या वो माइंडसेट का प्रॉब्लम है, या यहाँ पे आपको उस लेवल के पैसे नहीं है लोगों के पास कि हम लोग स्पोर्ट्स को प्रॉपर्ली डेवलप कर पाए? क्योंकि आप तो इसमें 18 साल अगर रहे हैं तो आपको परेशानियां भी पता होगी। बिल्कुल परेशानी है यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे, भागलपुर के यूथ, ऐसा नहीं कि हरियाणा पंजाब से पीछे हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं, यूथ भी हैं और एनर्जी भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कह लो कि ग्राउंड नहीं है आपके पास ट्रेनर है लेकिन उसके लिए ऑपरेटर्स नहीं है। अब एक संडिस कंपाउंड है जी। और संडिस कंपाउंड भी जब से ये स्मार्ट सिटी हुए और स्मार्ट सिटी में पूरे संडिस कंपाउंड को ले लिया गया। कई बार 3-4 बार ऐसे मामले आए जिसमें हमारे एथलीट को, हमारे खिलाड़ियों को कैंपस में जाने के लिए बोला गया कि भाई आपको ही पैसा लगेगा, चूंकि टेंडर होता है। फिर बाद में हम लोग नगर आयुक्त और जिला पदाधिकारी से मिलके उस चीज को फ्री कराया। लेकिन एक संडिस कंपाउंड या टीएनबी कॉलेज का ग्राउंड, मारवाड़ी कॉलेज का ग्राउंड, ये सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे। जी। हमारे कम से कम 5,000 ऐसे बच्चे होंगे जो भागलपुर के आसपास के बच्चे होंगे। आप नौगछिया को आप छोड़ दीजिए, फिर पैती को छोड़ दीजिए, काफी दूर है। लेकिन जो भागलपुर के एडजॉइनिंग ब्लॉक्स में है, जैसे कि सुल्तानगंज है, नाथनगर है, सबौर है, जगदीशपुर है, नौगछिया है, तो ये सारा चीज, गंगा उस पार भी हमारा 6 ब्लॉक है, इधर है 7 ब्लॉक। तो आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, किसी भी ब्लॉक में यहाँ ग्राउंड नहीं है। और कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं फुटबॉल के
जहाँ बच्चे दौड़ते हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो बच्चे दौड़ के नौकरी लिया पुलिस की, वो सभी बच्चे चंदा करके और वो ग्राउंड को खरीदे हैं। यही एक श्री रामपुर है अकबर नगर में, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आर्मी में हैं, उसी ग्राउंड से दौड़ के पुलिस में गए हैं। और इत्तेफाक से उस गांव का एक बॉडीगार्ड भी हमारा था, तो पिछले 15 साल से एक जमीन मालिक को पैसा दे दिया था। निबंधन महामहिम राज्यपाल के नाम से नहीं हुआ था, हमसे वो मिले, हमने उसका निबंधन भी कराया। अब खुद से आदमी अर्जन करके ग्राउंड बना रहा है, तो कैसे आप हरियाणा और पंजाब का मुकाबला करेंगे जी। ये अलग सी बात है। कि मैं बता दूं कि बिहार सरकार ने स्कूल में, हाई स्कूल में ग्राउंड बनाया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कैंपस ही कितना बड़ा है। आपको कम से कम दौड़ने के लिए 400 मीटर का ट्रैक चाहिए जी। 50 मीटर के ट्रैक में बच्चा क्या दौड़ेगा। तो हर हाल में यहाँ ग्राउंड चाहिए, प्रत्येक ब्लॉक में सबसे पहले हो, अब फिर वो डिसेंट्रलाइज होकर पंचायत में भी हो, तब आपको खेल का माहौल बनेगा। और ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। डायरेक्टर स्पोर्ट्स से, जिला पदाधिकारी भागलपुर से कई बार हम लोग मिलकर अपनी बातों को रखा है कि आप इस दिशा में बढ़े। अब सरकार ये चिंता व्यक्त करती है हमारे पास सरकारी जमीन नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि सरकारी जमीन है तो आप जमीन खरीद के दे दो। तो आप खरीद के भी तो ग्राउंड बना सकते हैं जी। ऐसा नहीं है सरकारी जमीन ऑफ हो गया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सड़क में चला गया, नाले में चला गया, नदी में चला गया, तो बाकी तो आप क्या ऑप्शन है। जब हमको स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, खिलाड़ियों को प्रमोट करना है, तो जमीन तो खरीदना होगा ना जी। तो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा, तब तक हम लोग हरियाणा पंजाब का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो ये तो कमी है, बेसिक चीजों जी, की ये लड़ाई बेसिक चीज है। बाकी अब बच्चों को ट्रेनिंग देने का व्यवस्था, आप देखिएगा यहाँ सीपीएड कॉलेज, डीपीएड कॉलेज कितने हैं यहाँ पे, तो इन सारे चीजों पे हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा। और यही सब कारण है कि बहुत सारे इश्यूज जो हम लोग देख रहे हैं, जिस कारण से हमने नौकरी छोड़ के इस लाइन को चूज किया, कि हो सकता है इस जगह आकर के हम अपने यूथ के लिए, अपने युवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी अब हम लोग नाथनगर पे आते हैं। नाथनगर का सबसे बड़ा इशू, जैसे टॉप 3 इश्यूज आपके नजर में क्या है? देखिए, नाथनगर विधानसभा लगभग 43 पंचायत है यहाँ पे। अच्छा। पूरे नाथनगर विधानसभा में आप इसका डेमोग्राफी आप देखेंगे, इनकी ज्योग्राफी, तो भागलपुर शहर जो आप देख रहे हैं, नगर निगम का पूरा एरिया भागलपुर, जिसको आप शहर कहते हैं, विधानसभा भागलपुर के चारों तरफ से ये नाथनगर विधानसभा घिरा हुआ है। और लगभग 43 पंचायत का ये, और आप 43 पंचायत में कम से कम एवरेज आप मान के चलें कि बड़े गांव लगभग 150 गांव, टोला मिलाने तो 300-400 हो जाएगा। तो इतने सारे हैं यहाँ पे, बड़ा क्षेत्र है ये। और इसका ज्योग्राफी ऐसा है कि इसके लगभग 12 पंचायत ऐसे हैं जो सीधा गंगा नदी के पानी से अटैच है। अच्छा। इवन कि गंगा नदी में के किनारे ही बसा हुआ है। शंकरपुर है, रत्तीपुर दियारा है, गोसाईदासपुर है, राघोपुर, कंप्लीट गंगा नदी के बैंक पे है। ठीक वैसे ही रजंडीपुर, शंकरपुर, दियारा, इंग्लिश फरका गंगा नदी के बैंक पर है जी, किनारे है। अब कुछ ऐसे इनके हिस्से हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुंचता है, यानी सुखाड़ और बाढ़ दोनों स्थिति वाला ये आपका अच्छा। विधानसभा है। अगर इसको आप देखेंगे, अब जैसे जगदीशपुर ब्लॉक में कुछ ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे गंगा नदी का पानी नहीं पहुंचता है, अभी वाटर लेवल का समस्या है। अच्छा। कजरेली पंचायत आप ले लें, बेलखुरिया पंचायत ले लें, है ना, निस्फ अम्बे ले लें, जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ भी 350 के नीचे है वाटर लेवल पानी का। तो कई ऐसे पंचायत हैं। तो यहाँ पे जो समस्या है, जो हमने देखा है, पिछले दिनों में घूम रहा हूँ पिछले दिनों से, और मैं यहाँ का लोकल भी तो घूमता भी रहता हूँ और समझ भी है इस एरिया के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ के नाथनगर की मूल समस्या, जो अभी जस्ट अगर हम गंगा नदी के किनारे से करें तो बाढ़ की एक मूल समस्या है। अच्छा। हर साल गंगा नदी में बाढ़ आती है, और इस बार तो 4 बार बाढ़ आया। अच्छा। तो एक बार तो लोग बर्दाश्त करता है, दोबारा बर्दाश्त किया, तिबारा बर्दाश्त किया। शुरुआती दौर में जिला प्रशासन के द्वारा, आपदा विभाग के द्वारा शिविर चलाए गए, लेकिन जब दोबारा आया तो नहीं चला शिविर। जीआर की राशि मिली, लेकिन जितने को मिलनी चाहिए उतने को नहीं मिल पाई, उनकी एंट्री नहीं हो पाई। अभी भी लोग जीआर के लिए परेशान है यहाँ पे, और लगातार अभी भी घर में पानी आपको मिलेगा।
जबकि अच्छा। हम लोग ये मानते हैं कि दुर्गा पूजा में जब ढोल बजता है तो गंगा नदी सूखता है, ऐसा कहावत है। लेकिन अब तो दुर्गा पूजा भी हमारा खत्म शुरू ही हो हो गया है, नवरात्रा, लेकिन जी। अभी भी कुछ घरों में पानी है, अच्छा। अभी भी दिक्कत है लोगों को। तो यहाँ पे ये बड़ी परेशानी है। तो गंगा नदी के पानी को रोकने के लिए और कटाव को, और इस कारण से कटाव भी है। अभी मवलखा एक गांव है हमारा, वो कट गया। रजंडीपुर भी कटने के कगार पर है। इंग्लिश फरका भी कुछ घर कट गए, और लगातार कटते रहता है ये। अभी जैसे गंगा नदी सूखे, पिछले साल भी कटा था मसाड़ू में, करीब 40 घर के आसपास कट गया था। अच्छा। तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसमें सरकार के स्तर से जो काम होना चाहिए वो काम समय पे नहीं हो पाया। काम का मतलब ये है कि आप फ्लड फाइटिंग करते हैं। मेरा ये कहना है कि फ्लड फाइटिंग के पहले जो जल प्रिकॉशन संसाधन विभाग के द्वारा काम किए जाते हैं, जी। जिसमें आप जियो बैग डाल के फिक्स करते हैं बैग को, वो आप कर देते हैं तो गांव बच जाता है। तो दो चीज है, फ्लड से बचने के लिए जो समस्या है, या तो आप रिंग बांध बांध दें, और रिंग बांध होना भी चाहिए। जी। एक तो ये बड़ी समस्या है, और हमेशा हम लोग मांग भी करते रहे, एक रिंग बांध हो जाए जिससे कि गंगा के पानी को रोका जा सके जी। और वो अपने मूल धार से बहे और इधर उधर ना आए। दूसरा कि अभी तुरंत अगर रिंग बांध नहीं होता है, अभी पानी सूखेगा और तुरंत सरकार काम शुरू कर दे जियो बैग का, जी। ताकि अगर फ्लड आए तो उसको रोका जा सके जहां जहां परमानेंट हुआ है। क्योंकि मैं इसके पहले जहां पे था, कोसी नदी वाले एरिया में एसडीएम था, तो वहां मैंने जहां जहां पे उस तरह का काम कराया वो गांव बच गया। अच्छा। लेकिन जियो फाइटिंग में आप कितनों रुपये का आप काम करेंगे, वो नदी में बह के चला जाएगा। जी। फ्लड फाइटिंग वाला वो टिकता नहीं है। ठीक तो नहीं, हाँ। तो बोल्डर पिचिंग हो, जैसे हाजीपुर में हुआ है, आप देखे होंगे हाजीपुर एरिया में हुआ है, मैनार, हाजीपुर, बहुत सारे गंगा किनारे जहां जहां पे वहां पे हुआ है उस तरह का काम, जिससे अभी भी सड़क बची हुई है, गांव बचे हुए हैं। तो वो काम भी भागलपुर में होना है। दूसरा है ये कि जो हमारे बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जैसे शंकरपुर गांव है, बिनटोली, अभी भी आप देखेंगे उस एरिया में जो समस्या मैं बता रहा हूँ कि वहां के रोड की ऊंचाई बिल्कुल नॉर्मल ऊंचाई है। अच्छा। आरडब्ल्यूडी, ग्रामीण कार्य विभाग का जो सड़क है, रूल, उसको आप देखेंगे नॉर्मल, जैसे कि सुखाड़ वाले एरिया में जो रोड की हाइट है, उसी रोड की हाइट से गंगा नदी में भी रोड की हाइट डाली हुई है। थोड़ा सा पानी बढ़ता है, रोड पे पानी आ जाता है। हाँ। अब लोगों के लिए समस्या ये है कि आवागमन का समस्या है। बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज आने के लिए उसको सालों भर नाव से आना पड़ता है। तो ब्रिज होना चाहिए। अन्य जगहों पे, अन्य विधानसभा में जहां मैं नौकरी किया हूं, वहां पे ब्रिज का भरमार है। हमारे नाथनगर में पर्याप्त ब्रिज ही नहीं है, तो इसमें हम पीछे हैं। यहाँ पे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि पूर्व में रहे हैं या वर्तमान में है, उनको चाहिए था कि इसको करे। भाई ब्रिज आपको देना है, हर जगह आप, सरकार के पास राशि है, उसके लिए पुल निगम बना हुआ है, तो पहल की आवश्यकता है। समय में पहल नहीं हुआ तो ब्रिज नहीं हुआ। अब ब्रिज नहीं हुआ, दूसरा है कि रोड की हाइट होनी चाहिए। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, जहां पे मैं पोस्टेड था वहां भी फ्लड आता था। 7 रोड वहां पे हम लोगों ने रिकमेंड किया अपने लेवल से, और जिला प्रशासन ने फिर ग्रामीण कार्य विभाग को भेजा, और वहां से निर्णय हुआ कि नहीं, यहाँ पे जो नॉर्मल हाइट है रोड की, उसको 8 फीट कम से कम हम लोग करें, ताकि बाढ़ के दिनों में कम से कम कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब नाव पे लोग चलते हैं, डूब के मर जाते हैं। हाँ। आप 4 लाख मुआवजा तो दे जाते हैं, लेकिन उससे जिंदगी तो नहीं चलती। किसी की जान बचानी है सबसे पहले। तो जो फ्लड एरिया हमारा है, वहां पे रोड की हाइट बढ़ानी है। ये मेरा पर्पस है। जब मैं यहाँ पे एमएलए के लिए चुना जाऊंगा, जो मैं जिस मिशन में लगा हुआ हूँ, तो एक तो रिंग बांध हो गया। रिंग बांध में अगर लेट है तो वहां पे जियो बैगिंग का काम होना चाहिए। तीसरा है कि ब्रिज होना चाहिए, पुल मिले, ताकि लोग आने जाने में उसको नाव का इस्तेमाल ना करना पड़े। और उसके बाद रोड की हाइट होनी चाहिए आरडब्ल्यूडी की। ठीक। मैं एक लोकल इंसान से बात कर रहा था और वो बता रहा था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली मिनिस्ट्री है, उसमें सबसे ज्यादा करप्शन होता है, और इस रीजन की वजह से ये, क्योंकि ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक है, एक 8वीं क्लास का बच्चा को भी पता है कि कैसे इसका सोल्यूशन देना है, क्योंकि पिछले 50 साल से सेम ही प्रॉब्लम है। तो करप्शन लेवल पे आप जैसे, देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की जहां तक बात है,
और जो मैंने जिसका चर्चा किया, हाँ, एक डिपार्टमेंट नहीं है, जो आपदा प्रबंधन विभाग है। आपदा प्रबंधन विभाग सिर्फ और सिर्फ जब आपदा आता है, नेचुरल क्लाइमेटीज आती है, जी, तब वो एक्टिव तब होता एक्टिव है। होता है। उसका काम है पॉपुलेशन को इवैक्यूएट कराना, हाँ, सेफ प्लेस पे ले जाना, हाँ, जीआर राशि देना, हाँ, है ना, शिविर चलाना, लोगों की मृत्यु हो जाए उसके एवज में सरकार ने जो पैसे राशि किया है फंड वो करें। करना है। हाँ, ये अलग है, ये अलग डिपार्टमेंट है जो हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर देखता है। जी, और जो मैंने डेवलपमेंट आरडब्ल्यूडी की वाला, बात हाँ, किया तो ग्रामीण कार्य विभाग जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट रोड जो बनाती है जी, वो उसका काम है। फिर मैंने क्या, आपको फ्लड फाइटिंग के लिए जो काम करनी है वो आपको जल संसाधन विभाग करता है। जी, और जब मैंने पुल की बात किया तो वो पुल निगम करता है। जी, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को या उनकी टीम को संज्ञान में दिला के और इस काम को कराना जो आप बता रहे हैं, ये इसमें जब आपका काम होता है कहीं पे तब जी। आप करप्शन लेवल को आप चेक करते हैं। जब आपका काम ही नहीं काम ही होगा नहीं हुआ तो आप तो क्या लेवल को चेक करेंगे? जी, आप खर्च करेंगे तब ना उसमें आप कुछ शिकायतें मिलेगी। और जब आप खर्च ही नहीं करेंगे तो आपको क्या शिकायत मिलेगी? तो ये लेवल पे लैचेज है जो मैंने फील किया नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में। उसके अलावे आपने बताया दूसरा, ये तो मैंने फ्लड की ये बात तो की। पहला है फ्लड। दूसरा हम बता रहे हैं आपको कुछ ऐसे एरिया हैं, मान के चलिए 43 पंचायत है यहाँ पे, और 43 पंचायत में 15 को आप माइनस कर दीजिए तो 15, 28 पंचायत, 29 पंचायत। तो इस पंचायत में कुछ 5 पंचायत ऐसे हैं एडज्वाइनिंग जो गंगा नदी का पानी शिफ्ट कर जाता है, जैसे निसंबे है, हाँ, आपको रामपुर खुर्द है, बेलखुरिया है, भतोड़िया है, इसमें शिफ्ट करता है। जी, उसी तरह से सबौर में परगड़ी है, बैजलपुर है, ये सब पंचायत में शिफ्ट करता है पानी, जी, आकर के वहां पूरी तरह से रुक जाता है, चौर बन जाता है। तो जिस तेजी से वो आता है पानी उस तेजी से बाहर नहीं जाता। जी, अब है क्या कि किसान के लिए समस्या ये है कि किसान यहाँ पे पानी तो आ गया अंदर, अब पानी अंदर आ गया, अब पानी बाहर नहीं जा रहा है, तो एक फसल बेचारा वो धान लगा रहा है और जहां पानी फंस गया वहां मक्का लगा रहा है, तो उसके लिए भी समस्या है। आपको 3 फसल कम से कम होना है होना ना, चाहिए तभी तो है ना, एवरेज निकल तब तो पाएगा। आपका बढ़ेगा, जबकि आपके 70% लोग किसान हैं यहाँ पे। जी, और एक समस्या देख लीजिए, टेक्निकल हम लोग जो देखते हैं फील करते हैं, जैसे जहां पे पानी आ गया जिस भी जमीन पे रैयती, तो जो हमारा फिशिंग वर्ग है वो कहता है कि हम मछली मारेंगे, रैयत कहता है कि हम मारने नहीं देंगे। मेरी जमीन पे पानी है, वो कहता है ना पानी पे मेरा एक्ट में है कि पानी में मेरा अधिकार है। तो ये भी एक लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है मछली मारने के लिए। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि देखिए किसान तो हमारी रीढ़ है, और जो हमारा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, उस पर पूरा परिवार डिपेंड कर रहा है अभी आज के दिनों में। हाँ, तो उसको कम से कम 3 फसल होना चाहिए। तो पानी जिस गति से प्रवेश करता है पंचायतों में, जो गंगा नदी के किनारे के इतर है, उसी गति से बाहर निकलना चाहिए। तो उसमें नहर या ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जी, वो हमारे नाथनगर में नहीं है, तो अच्छा, ड्रेनेज होना चाहिए। तो मेरी प्रायोरिटी में ड्रेनेज भी है। तीसरा, जहां पे हमारा गंगा का ही पानी नहीं पहुंच रहा है और बारिश के पानी पे पूरा डिपेंड कर रहा है, और हमारे ऊपर बांका जिला में लक्ष्मीपुर डैम है ना, देखा, वाटर रिजर्वायर है, जी, आप वहां का ही पानी नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पास नहर ही नहीं है। हमारे पास कृषि लैंड पड़ी हुई है और नहर नहीं है, तो जब तक नहर नहीं आएगा पानी जाएगा कैसे? जी, तो नहर की व्यवस्था सुनिश्चित करानी। अब उसका 2 फायदा है कि जब आपके इलाके में नहर जाएगा तो वाटर लेवल भी नेचुरल आपका ऊपर आएगा। आएगा, जी। गर्मी के दिनों में जो आप पानी की दिक्कत आ रही है आपको, आपने पूरा गांव को पीसीसी सड़क से कर दिया, 7 निश्चय से आप पूरा हो गया। बाद में पेवर्स ब्लॉक का कंसेप्ट आया, जबकि पेवर्स ब्लॉक ज्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि पानी आपका नीचे जाता है, वाटर लेवल को बढ़ाता है। सरकार ने बाद में निर्णय लिया कि योजनाओं को पेवर्स ब्लॉक में करें। शुरुआती दौर में तो पीसीसी हो गए, जी, अब गांव में चापाकल पानी, कुआं का पानी भागने लगा। नदी आपको है नहीं, नदी पूरा इनक्रोज्ड हो गया है, नहर आपका है नहीं, तो सुखाड़ तो होगा जी, और वाटर लेवल भी जाएगा, तो क्राइसिस है। और इसमें मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ कृषि, ये तो मानवता पे खतरा है ना। जी, जब आदमी को पानी नहीं मिलेगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? तो वाटर लेवल को बढ़ाना, वाटर की व्यवस्था सुनिश्चित करना, चाहे वो जमीन के अंदर हो या ऊपर हो किसानों के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे लैचेज है। मतलब अन्य जगहों पे भी होगा, मैंने और सब जगह देखा है, जैसे सुपौल में मैंने नहर देखा है ना, मधेपुरा में देखा है, अन्य जिलों में नहर देखा, लेकिन यहाँ नहीं देखा। जी, मैं अभी पिछले सप्ताह गया हुआ था गया, अच्छा, मैंने देखा कि गंगा नदी का पानी वहां पे फल्गु नदी में आया हुआ है। कितना किलोमीटर है वहां से गया से? कम 150 किलोमीटर है।
हमारे इलाके में हार्डली, जो मेरा बॉर्डर एरिया है नाथनगर विधानसभा का जगदीशपुर, गंगा नदी से कितना किलोमीटर है? हार्डली हमको लगता है 15 से 20 किलोमीटर होगा मैक्सिमम जी। हमारा पानी गंगा नदी का बह रहा है। अगर ये व्यवस्था हो जाए कि गंगा नदी के पानी को हम एक रिजर्वायर बनावे टॉप जी। पे दक्षिण के दिशा में, और गंगा नदी के पानी को हम, जिस समय बाढ़ आ रहा है उसको हम शिफ्ट करा के वहां इकट्ठा करें और फिर उसको हम समय पे यूज करें, तो यूटिलिटी तो हो सकती है। हाँ जब यहाँ का पानी वहां जा सकता है तो भागलपुर का पानी यहाँ क्यों नहीं आ क्यों सकता है नहीं आ गंगा नदी का, जबकि हमारा डिस्टेंस भी कम है। जी। अगर पानी हमारा लक्ष्मीपुर डैम में कम है, पानी अब आपके डेटों में क्या है, अदर कंट्री में क्या है कि आप यूज करते हैं जो आपके पास प्राकृतिक रूप से जो आपको प्राप्त है चीजें, आप उसका यूज करते हैं, माइंस है, वाटर है, जो भी चीज है, जी। फालतू बहने तो नहीं देते ना। तो ये स्कीम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लागू करने की जरूरत है। आपका जो भी गंगा नदी के किनारे हमारा एरिया है, अगर उस पानी को हम लोग शिफ्ट कराएंगे और टाइम टू टाइम किसानों को पानी पीने की व्यवस्था करेंगे। अभी गंगा नदी का पानी आप देखेंगे सिर्फ नगर निगम इलाके में फिल्टर होके जाता है, लोगों को पीने के काम में आता है। जब हम लोग बच्चे थे तब से हम लोग देखते आए, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसका यूज कृषि में भी होना चाहिए जी। तो आप पूरे विजन के साथ जब तक आप नहीं बढ़ेंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? हम लोगों ने तो बहुत सारी चीजों को देखा है अपने आंखों से। ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, ये तो बहुत बेसिक लेवल पे प्लानिंग में होती है, और भागलपुर तो वन ऑफ द 100 स्मार्ट सिटीज में भी था। तो वो क्या स्मार्ट सिटी का जो स्कीम था वो अब कंप्लीट भी हो गया है उस टाइम पे, क्योंकि उसमें तो आपको ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। भागलपुर स्मार्ट सिटी नाथनगर विधानसभा से बाहर का है। हाँ इस कंस्टिट्यूएंसी में नहीं है नाथनगर विधानसभा में। लेकिन आपने जब बताया भागलपुर स्मार्ट सिटी, चूंकि मैं रहने वाला हूँ यहाँ पे, चीजों पे नजर रखता हूँ, भागलपुर स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट आया उसमें भी सिर्फ आधे भागलपुर शहर को लिया गया और जो पश्चिमी बेल्ट है उसको ऑफ कर दिया गया। जैसे यहाँ पे 1 से 51 वार्ड है, 52 वार्ड है, उस वार्ड में सिर्फ आधे को कवर किया गया। अब चंपानगर, नाथनगर, कबीरपुर, फिर ये पूरा हुसैनपुर, परबत्ती, तातारपुर, इधर से होते हुए हुसैनाबाद, मिर्जान, ये सब ऑफ हो गया। उसमें भी अब क्या, तो वो तो जो भी यहाँ पे उस टाइम में जो उनके इंचार्ज थे बताया कि अब वो योजना समाप्त हो गई है। कल भी हमारी बात, हम गए थे भागलपुर नगर आयुक्त साहब से मिलने के लिए, हमारी बात हुई और इस इशू पे भी हुई जी। तो अब वो स्कीम सी ऑफ हो गया। तो अब जो बचे हुए हैं, हाँ जी, तो जो बचे हुए हैं अब उस एरिया में हमने बताया है, उनको रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप इनको प्लस कीजिए, जो भी आपका वार्ड है वो तो कवर होना चाहिए। तो जो कंसेप्ट है, जो योजनाएं आती है, जो विजन है उस योजना का, वो वास्तविक रूप से जमीन पे उतर जाए तो क्या समस्या है, लेकिन एट लार्ज उतरता नहीं है, ये एक समस्या है। पूरे भागलपुर के लिए आया तो पूरे भागलपुर में होना चाहिए। आधे में वो आधा छूट गया, फिर आधा छूट गया तो पीछे हो गया। ऐसे कई विधानसभा हैं बिहार के अंदर जहां पे कुछ विधानसभा बहुत डेवलप कर गए और कुछ विधानसभा पूरा छूट गए। तो एक कहावत है कि जब आपकी ट्रेन सुबह की छूटती है तो शाम तक ट्रेन छूटती जाती है ना जी। ये तो सुबह तक छूटती, शाम तक छूटती जाती है, रात में आप थक के बैठ जाते हैं। तो क्यों छूट रही है और किसके कारण छूट रही है, तो यहाँ पे तो आम जनता को सोचना है ना कि क्यों छूट रहा है। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना, पब्लिक को डिसाइड करना है ना ये क्यों छूट रही है, बाकी जगह क्यों नहीं छूट रहा है, तो बेचारे आपके यहाँ क्यों छूट रहा है। यहाँ की आम जनता को ये सब पता है? नहीं पता है बेचारा। देखिए जनता के साथ क्या समस्या है, जनता के साथ समस्या है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है, उनको लगता है कि मेरी बात वहां तक पहुंचेगी नहीं। देखिए कॉन्फिडेंस बड़ा चीज होता है ना जी। आप जो काम अभी घर से निकले कि हमको ये करना है, ऐसा थोड़ी हो। कोई आदमी, गांधी जी देश आजाद करने के लिए निकले, अकेले निकले ना, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ा था। तो कॉन्फिडेंस से निकले ना, देश आजाद हो गया ना। हाँ जरूर। तो कई ऐसी चीज है पूरी दुनिया में, घटना घटती रहती है, होते रहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना है। आम लोगों के कॉन्फिडेंस को आप तोड़ दीजिए और उनको ये विश्वास होगा कि बोलने से कोई फायदा नहीं है, तो घर में ही बैठ के वो विरोध कर रहा है जी। वो उसको सिस्टमेटिक ढंग से अपने राइट्स को वो समझ नहीं रहा है, तो कैसे आगे बात बढ़ेगी। यहां तो इस तरह की चीज लाइचे हैं। आप एक बात देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, हमने बात किया यहाँ पे कि वाटर का समस्या है, नहर की समस्या है,
जितने हमारे किसान हैं, जो जो मजदूर हैं, हम्म, जो खेत में काम कर रहे हैं, सब इनऑर्गेनाइज्ड है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। आप करेंगे, यहाँ पे श्रम विभाग का काम है कि पूरे जितने भी लेबर है उनको निबंधित उनको करना है। निबंधन करने से भी फायदा है, उनको बताना है कि आप अगर निबंधन मजदूर है, कोई दुर्घटना होती है तो 4 लाख मिल जाएगा, जी, है ना। इवन कि बिना निबंधित वाले को 2 लाख रुपया मिल जाएगा। आपको प्रक्रिया पता नहीं, आप गांव में जाइएगा, बताने वाला कोई नहीं, विभाग खुला हुआ है। तो इसका मतलब है कि पब्लिक के बीच में कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है, योजनाओं की जानकारी भी नहीं कि हमको किससे क्या लाभ मिलना है। जी, ये चीज हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में तो हम लोग उसको देखते हैं कि यहाँ पे क्यों आपका लय चीज है, ये क्यों नहीं मिला, जबकि आपके लिए क्या गया है। तो वही चीज है कि आम लोगों को लगता है कि हमारा ये काम ही नहीं होगा। पहले से ही बहुत बार वो लोग सोच हाँ, ले रहे तो थे। पहले से यही चीज सोच लेते हैं। आप सोच लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि हम लोग जब बच्चे थे, आप लोग भी थोड़ा आप जूनियर होंगे हमसे, तो उस समय रोटी कपड़ा और मकान के लिए बात चलता था, जी, चलता ना। क्या है, तो रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नेसेसिटी है। नीड्स जो आम लोगों के पूरे हिंदुस्तान में थी। इसका बहुत दिन पॉलिटिकल स्लोगन चला, जी, है ना। हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोग पढ़ते थे रोटी। आज भी रोटी के लिए लोग लड़ रहा जी, है ना। हमारा देश आजाद होने से लगभग 79-80 साल हो गया, आज भी रोटी के लिए हम लड़ रहे हैं। रोटी का मतलब ये नहीं, रोटी अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है। हाँ, आप रोटी का व्यवस्था कहां से करेंगे, कपड़ा का व्यवस्था कहां से करेंगे, मकान का व्यवस्था कहां से करेंगे। सब रोजगार से रिलेटेड, सब तो रोजगार से रिलेटेड है ना। आप आज भी अनएम्प्लॉयड है, परिवार में 1 आदमी काम करने वाला है, 4 आदमी बेरोजगार है। अब बेरोजगार है चूंकि आप लोग पढ़ भी लिया। पहले क्या होता था, पहले बेरोजगारी का मुद्दा उतना हिट नहीं था। उसका कारण था, पहले बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए हिट नहीं था कि एक आदमी को 4 बेटा, तो एक 7वां पास, एक 6ठा पास, एक नहीं पढ़ाई किया, तो उसको लगा कि भाई किसी भी नौकरी के लिए हमको मैट्रिक कम से कम होना चाहिए, तो वो खेत में ही काम करने लगा। लेकिन अब आप देखिएगा कि मजदूर का बच्चा भी ग्रेजुएट है ना, इंटर पास है, लड़कियां भी इंटर पास है, ग्रेजुएट है जी, तो अब जो नौकरी चाहिए, तो बल्क में बड़े हैं शिक्षित लोग, तो उनको तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, खेत में काम नहीं करना है, अब उनको नौकरी लेनी है। तो अब जो एक इश्यूज है रोजगार का, जितना हमारा एजुकेशन का लेवल हाई जाएगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, खेत में मजदूरों की संख्या घटेगी, जी, मशीन की संख्या बढ़ेगी। जी, अन्य देशों में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग देखते हैं वहां पे कि भाई वहां पे मशीन काम कर रहा है, तो वहां पे लोग पढ़े भी हैं और एम्प्लॉयड भी हो रहे हैं। तो उस तरह का जॉब तो क्रिएट करना होगा ना। अब खेत से आप निकल रहे हैं तो आपको तो जॉब क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए क्या हो सकता है, या तो आप इंडस्ट्री लगाइए, है ना। इंडस्ट्री भी कई तरह के होते हैं। आप टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एग्रो बेस्ड कर रहे हैं आप, या माइंस वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। आपका इंडस्ट्री किसी न किसी प्रकार का लगाना होगा, जो हमारे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल डिग्री ले रहे हो या चाहे नॉन टेक्निकल ले रहे हो, उन बच्चे का एडजस्टमेंट होगा, तब तो रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था वो करेगा। तो ये तो विजन करना होगा ना। और यहाँ पे आप देखेंगे, हम इस विधानसभा की बात करें, एक भी फैक्ट्री नहीं। इवन कि हमारे यहाँ पे भागलपुर जिले में, क्योंकि भागलपुर जिले में सिल्क नगरी इसको बोला जाता था जी, पूरे वर्ल्ड आज में, हाँ, पूरे वर्ल्ड में इसका एक अपना अलग से पहचान था, भागलपुरी सिल्क, और सिल्क नगरी बोला जाता था। जी, और आप सिल्क नगरी में आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारे बुनकर हैं, जो विवर्स क्लास हैं, बुनकर अभी आपको ग्रामीण इलाके में मिलेंगे। जैसे एक शहर का एक बड़ा हिस्सा है चंपानगर, नाथनगर, जहाँ के विवर्स ग्रुप है। जी, लेकिन ग्रामीण इलाके में हमारे इस विधानसभा में वारसिलीगंज हमारे विधानसभा में है, हमारे विधानसभा में है। उसके बाद आप देखेंगे पुरैनी है, सलमपुर है, दरियापुर है, लोधीपुर है। कई ऐसे विलेज हैं जहां अभी भी विवर्स ग्रुप है। तो वहां जो विवर्स ग्रुप है, उनके पास एक बड़ी दिक्कत आ रही है। जब हम बात करते हैं कि बताइए अभी आप कितना कमा लेते हैं, कल ही मैं घूम रहा था एक विवर्स के यहाँ बैठा, पूछे आप कितना कमा लेते हैं। सुबह 5 बजे से हम शुरू करते हैं काम, 11 बजे फिर बंद करते हैं, फिर हम 2 बजे से लगते हैं, रात के 10 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, कितना कमाते हैं, तो बोला 300 रुपया कमा लेते हैं बस। तो आप समझ लीजिए कि 300 रुपया हमारा व्यूअर्स कमा रहा है, जबकि वो एक पुरानी इंडस्ट्री है। कहिए हर परिवार को, और उसका पूरा परिवार लगा हुआ है, बच्चा लगा हुआ है, पत्नी लगी हुई है, खुद लगा हुआ है, पूरा का पूरा 4-5 लोग लगे हुए हैं उसमें। तो भाई आप 300 रुपया क्यों कमा रहे हैं? बताया 300 रुपया इसलिए हम कमा रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है।
अगर मेरे पास पूंजी हो जाए तो जिस कपड़े को हम 350 रुपये मीटर के हिसाब से बेच रहे हैं और पूंजी हो जाएगी तो हम 600 रुपया बेचेंगे, तो हमारा कपड़ा हम तैयार करते हैं, सिर्फ मजदूरी मिलती है, लेकिन मुनाफा जिनके पास कैपिटल है वो लेते हैं, चाहे भी जिस भी तरह की वो बुनाई कर रहे हो। पावर लूम के साथ क्या दिक्कत है कि पावर लूम में जो सब्सिडी मिला है शहरों में, ये लड़ाई है हमारी, और मेरे मुद्दे में भी शामिल है कि पावर लूम में शहरों के जो बुनकर है उनको 75% सब्सिडी है और हमारे ग्रामीण इलाके के बुनकर को 40% है। ऐसा क्यों डिस्पैरिटी है? उल्टा ग्रामीण वालों को तो और ज्यादा ग्रामीण मिलना वाले को और चाहिए। ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन उसको कम है। अब अगर सरकार ये बोलेगी कि नहीं वो तो ग्रामीण का है, वहां पे बिजली बिल कम है, यहाँ पे ज्यादा है, भैया वीवर्स क्लास है, वो भी कपड़ा बुन रहे हैं, ये भी कपड़ा बुन रहे हैं, है ना? वही तो। पंखा सोने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, हाँ, यूज कर रहे हैं ना, मशीन वहां भी चल रहा है, यहाँ भी यहाँ पे मशीन भी चल चल रहा रहा है, है, जी। तो बराबरी होना चाहिए ना। अब उससे भी वो परेशान है। आप पता करेंगे सब्सिडी का लाभ नहीं मिला, होशियार आदमी सब्सिडी का लाभ ले लिया, शहर वाले, हमारे ग्रामीण इलाके के जो बुनकर थे वो फंस गए। कैसे उठेगा? अब वो कहते हैं कि हम तो जो करना था चल लिए, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हमारे बच्चे ना करें ये काम को, तो जो एक छोटा मोटा बुनकर इंडस्ट्री चल रहा था भागलपुर में, तो वो भी अब लुप्त प्राय होने के कगार पे है। अब उनकी भी हिम्मत टूट गई है अच्छा। कि भाई हम क्या करें, जबकि बुनकर की अध्यक्ष का चयन भी होता है, बुनकर भवन भी बना हुआ है, लेकिन वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। कैसे आप प्रमोट करेंगे? जितने बिहार सरकार के डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट का दायित्व है ना कि आप जिस जिस लोगों के, जिन जिन क्लास के लोगों की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, वो पूरी तरह से जमीन पे उतरना चाहिए ना। विभाग बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल कमी दिखने की मिलेगी और निराशाजनक स्थिति आप बुनकरों से बात जब करेंगे। तो जैसे अभी हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे डिस्कस किए, आपने उसके सोल्यूशन के बारे में भी बताया, पर एक आम जनता को, बिहार के जो उतना एजुकेटेड नहीं है, जो अपने डे टू डे लाइफ में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उन तक ये बातें पहुंचेगी कैसे? मतलब उनको समझाई कैसे जाएगी? इनको समझाने का जो सिंपल तरीका है क्या कि हम लोग तो बात करते हैं कि भाई उनको अपने पैर पे खड़ा किया जा रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अवेयरनेस जो होता है, सबसे बड़ा बात है कि हमारे बिहार के जो लोग हैं, ऐसे तो हम लोग सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर है, मैं नहीं मानता। अच्छा। कुछ क्लास है बहुत पॉलिटिकल अवेयर है वो, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जहाँ पे हमारी 90% आबादी रहती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस का जो लेवल है आप देखेंगे बड़ा जीरो है। पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको किस मुद्दे पे डिस्कशन करना चाहिए, किस मुद्दे पे नहीं डिस्कशन करना चाहिए, ये पूरी तरह से वो लोग अवगत नहीं है। इतना प्लेन है वो, इतने सीधे हैं कि एक नैरेटिव हम लोग बनाते हैं समाज के अंदर, और एक नैरेटिव बना करके हम छोड़ देते हैं। चाहे जिस भी सोसाइटी में आप लीजिए, आप एक नैरेटिव बनाइए और उस नैरेटिव के आधार पे कोई टॉपिक आप देते हैं, आप उस टॉपिक को आप छेड़ दीजिए। आप रिलीजन को एक नैरेटिव बना लीजिए, कास्ट को एक नैरेटिव बना लीजिए, या अन्य चीजों को, है ना, उनको एक नैरेटिव आप बना दीजिए, और वो नैरेटिव बना करके आप छोड़ देते हैं, तो पूरा का पूरा टाइम लोगों का उसी में लगा रहता है जी। और वो असल मुद्दा से हट जाते हैं। तो जो नैरेटिव है, जो हम लोग जिम्मेवार लोग हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, या सोशल एक्टिविस्ट हैं, या समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल में टीचर हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको पूरी समझ है कि हो क्या रहा है, वो नैरेटिव आम लोगों तक इस तरह का ना पहुंचे जिससे कि वो उस डिस्कशन में फंस के अपना टाइम बर्बाद करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम इंडियन सिटीजन हैं, हम भारत के नागरिक हैं, सभी को समान अधिकार है, सभी को रोजगार का भी समान अधिकार है, शिक्षा का समान अधिकार है, जीने का समान अधिकार है, रहने का अधिकार है। अब इसको इस तरह का हम नैरेटिव दे दें कि बस उसी को हम काउंटर करने में लग गए, पूरा का पूरा लोग अब परेशान है उसी को लेकर। तो हम जब सत्य से भागते हैं, जब एक नैरेटिव देते हैं, एक होशियार आदमी आप देखते हैं कि बड़ा हॉट डिस्कशन चल रहा है, आप अपने घर में ही देखते हैं कोई ऐसा मामला, परिवार में वाइफ हस्बैंड में ही कोई मामला है, तो आप तुरंत नैरेटिव चेंज कर देते हैं और तीसरे जगह मामले को शिफ्ट कर देते हैं जी। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ नैरेटिव है, हाँ। और उस जगह पे टिका देना है लोगों को, और उससे आदमी बाहर ही नहीं आ रहा है। अभी चुनाव का समय है, कई तरह के नैरेटिव आ रहे हैं, कई तरह के नैरेटिव बन रहे हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स अपने अपने हिसाब से मार्केट में या आम लोगों के बीच में डिस्कशन में या स्टूडियो में आप देखते हैं कि कई प्रकार के नैरेटिव्स की चर्चा होती है जी। और वो चर्चा तो हो रही है नैरेटिव्स की, लेकिन आम लोगों की समस्या का नैरेटिव है वो नहीं मार्केट में आ रहा है।
जी आम लोगों की क्या समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, हेल्थ की समस्या है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल कॉलेज की समस्या है ना, मैदान की समस्या है, बेरोजगारी है, कई ऐसे इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है और अल्टीमेटली चुनाव किस आधार पे हो जा रहा है। आप जो नैरेटिव पूर्व से डाले हुए हैं लोगों के दिमाग में, उस नैरेटिव के आधार पर आपका चुनाव हो जा रहा है, तो आदमी तो चूक जा रहा है ना, आम आदमी जो उनकी समस्या पे न होना है। जो भी चुनाव है, जो मैनिफेस्टो होते हैं, जो भी बायलॉज होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के या जिस भी लीडर के, कैंडिडेट के, किसी पार्टी से आ रहे हो या इंडिपेंडेंट आ रहे हो, तो वो होना चाहिए। तो वो सोशल इश्यूज जो है जिससे हमारा आम आदमी जूझ रहा है, वो हमारे पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा ही नहीं होता अल्टीमेटली। लास्ट 40 डेज जब प्रचार बंद होता है तो वो तीसरी बात होने लगती। तो जो हमारे ग्रामीण इलाके के लोग हैं या शहरी इलाके में, जो आपने बताया अवेयरनेस की बात, अवेयर हैं लेकिन उस मुद्दा पे वो नहीं है। तो जब तक उसको पात पहुंचाने के लिए जिम्मेवारी हम लोग जैसे लोगों की है, जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, जब तक हम किसी चीज को छुपाते रहेंगे, हम दिग्भ्रमित करते रहेंगे, तब तक यह स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। आपको हर हाल में सच बोलना पड़ेगा। जी अगर वास्तव में आप समाज सेवा करने के लिए आए तो अपने लोगों को बताना पड़ेगा, अपनी बात भी बतानी होगी, उनकी समस्या भी बतानी होगी और उनके समाधान का तरीका ही बताना होगा। बाकी एक बात बताइए कि आप अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और पॉलिटिक्स आपको बिहार की बहुत ज़्यादा डर्टी मानी जाती है, और लोग आप पे क्यों करें भरोसा? मतलब अभी तक तो आप किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े हैं, आपकी विचारधारा भी लोगों को नहीं पता है, तो ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि लोगों को आप पे भरोसा करना चाहिए? जहां तक भरोसे की बात है, क्यों करना चाहिए हमारे ऊपर भरोसा। हो सकता है बिहार में लोग हमको नहीं जानते हो, लेकिन नाथनगर विधानसभा भागलपुर जिले में तो लोग हमको जानते हैं, हमारे बैकग्राउंड को भी देख रहे हैं, हमारे प्रेजेंट को भी देख रहे हैं और हमारे काम को भी देख रहे हैं। और जब मैं सामाजिक सरोकार का आदमी हूँ और लगातार समाज के बीच में हूँ, तो जो लोग आते हैं हमारे पास और जिस ओहदे पे मैं था, तो निष्पक्ष भाव से जो जरूरतमंद है उनको मदद भी किया हमने। तो मेरे इरादे और मेरे नैरेटिव, कोई आदमी किसी से 1 घंटे में, कोई पॉलिटिकल लीडर आते हैं किसी मंच पे, बड़े लीडर्स आते हैं और आधा घंटा मंच पे भाषण दे देते हैं, तो हमारे लोग उनको समझ जाते हैं। मैं तो यहाँ विगत 18 साल नहीं, हम तो 30 साल 35 साल से जब से होश संभाला हूँ इसी भागलपुर जिले में घूम रहा हूँ, यहाँ की गलियों से अवगत हूँ, यहाँ के लोगों से अवगत हूँ, वो हमसे अवगत है। तो नहीं जानने का क्या सवाल है और हमारे बारे में न जानने का क्या सवाल है। हमारे इरादे, हमारे मोटिव्स, हमारे सोशल वेलफेयर के काम, हमारे यूथ प्रोजेक्शन के काम, ये सब लोगों को पता है कि क्या मेरा विजन है। हाँ, एज ए पॉलिटिकल पर्सन कहिए या चुनाव लड़ने की नीयत से जब मैंने अपना ये घोषणा किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा आम लोगों के बीच में, वो भी मैंने जो नौकरी का परित्याग किया, हमारे चाहने वाले, इस जिले के प्रबुद्ध लोग, चाहने वाले कई लोगों के द्वारा ये प्रेशर हुआ कि ना आपको अब आना चाहिए, आप आइए, कुछ कीजिए। तो मैं तो सिर्फ अपने नाथनगर की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस, हम जब किसी काम को करते हैं तो मेरा एक टारगेट होता है और मैं किसी को खराब भी नहीं कहता, ये शुरू से मेरी फितरत है। मैं इतना कहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास जितनी क्षमता होती है उतना ही वो काम करता है। 10 साल के बच्चे की क्षमता अगर 10 किलो वजन उठाने की है, तो 25 साल के लड़कों की क्षमता 50 केजी वजन उठाने की है। तो जो भी लोग आए इस क्षेत्र में काम किए, उनकी क्षमता ही उतनी थी, मेरी क्षमता उनसे ज्यादा है, मैंने करके भी दिखाया है। मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था, कई ऐसे काम थे जो होने थे और सरकारी ही काम थे, ऐसा नहीं कोई गैर सरकारी काम थे। कई सड़कें थी, कई ट्रांसफार्मर थे, कहीं पे पानी टंकी की समस्या थी या अन्य समस्या थी, हमने उसको सुनिश्चित कराया। ऐसे भी ट्रांसफार्मर थे जो लगे तो हुए पिछले 3 साल 4 साल से, लेकिन चालू नहीं है। एक साथ मैंने पुरैनी एक गांव है, वहां पे 12 ट्रांसफार्मर, मैं गया वहां पे लोगों से मिलने, लोगों ने बताया, मैंने विभाग के पदाधिकारियों से बात करके सुनिश्चित कराया उसको। काम ये किनका था? काम तो उनका था ना जिनको पब्लिक चुन के भेजा है, चाहे जिस भी लेवल पे आपको चुन के भेजा हो, आप जिस भी पद पे हो, लेकिन जनता जब आपको चुन के भेजा है कि भाई आप मेरा ध्यान रखिए, हमारे पास कमाने खाने के अलावा आप तो स्पेशली उसी काम के लिए है, तो जवाबदेही होती है ना किसी भी लीडर की जी, कि भाई आप उसको कराएं जिस भी आप लेवल पे हो। तो कहीं ना कहीं जब मैं घूमा और इस इलाके में जो काम मैंने कराया पिछले 2-2.5 महीने में, इसका मतलब वो तो या तो विभाग के स्तर पे लंबित था, या जो जिनकी जिम्मेदारी थी वो विभाग को नहीं बताया, विभाग ने पता नहीं किया, या जो बीच में दौड़ रहे थे बेचारा पहुंच नहीं पाया, आम आदमी थक करके बैठ गया। तो हमने तो अपना क्षमता दिखाया कि मैं तो अभी किसी पद पर नहीं हूं,
लेकिन मुझे तरीका पता है, क्योंकि जब नियम बना हुआ है कि सरकार को ये काम कराना है, ये विभाग उसके लिए है, तो विभाग का दायित्व है करना, और विभाग के संज्ञान में देके मैंने कराया भी। तो क्षमता और जानने की बात क्यों हमें लोग चाहेगा, हम तो काम के भरोसे आना चाहते हैं, और काम करके दिखाया भी और भविष्य में भी दिखाएंगे। और अगर जनता ने आपको नहीं चुना तब भी काम करिएगा या बिल्कुल, मैं तो अभी राजनीति करने के लिए आया हूँ, जनता हमको थोड़ी ये चुना है। हम 18 साल से निस्वार्थ भाव से, हमारा एसोसिएशन पूरा टीम का अधिकांश लोग उसमें सरकारी सेवा में है, हम लोग कंट्रीब्यूट करके बड़ा संगठन चला रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स का। पूरे भागलपुर जिला के हमारे यूथ एक आह्वान पे मैंने अभी यहाँ पे मैराथन कराया था, 3 ब्लॉक में कम से कम 1000, 15, 2000 बच्चे आए थे यहाँ। कई ऐसे एनुअल हम लोग स्पोर्ट्स कराते हैं, कई ऐसे मीट कराते हैं। तो उसमें तो हमारा कोई पद का लालसा नहीं था कि मैं विधायक बनने वाला हूँ या मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है, आप बेसिक चीज आपको समझना होगा सरफराज भाई, चीनी और नमक में क्या फर्क है? चीनी और नमक में इतना ही फर्क है, चीनी जहां भी गिरेगा, पानी में गिरे, जमीन पे गिरे, आपके आटे में गिर जाए तो वो मीठा ही स्वाद देगा, और नमक जहां भी गिरेगा वो नमकीन स्वाद देगा। ज्यादा गिर गया तो खाने लायक नहीं रहेगा। तो हम जो व्यवहार, जिस व्यवहार के व्यक्ति हैं, हम मीठे व्यवहार के व्यक्ति हैं। हम हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चलने वाले हैं, और हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है, और आज तक हमने किसी का नुकसान नहीं किया, और न मैं भविष्य में नुकसान करूंगा जी। मैं हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलता हूं। क्या आदमी का लाइफ है, कितना दिन आप जिंदा रहोगे? हम जिस समाज के हैं, जिस जगह के हैं, और जिस मानवता को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसके लिए तो पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा ना जी। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना आप में ऊर्जा आएगा। तो उस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा मैसेज तो आम लोगों तक सीधा साफ है। हम अभी, हमारी जो टीम है नाथनगर विधानसभा में, आपको हर विलेज में मेरा 5 आदमी मिलेगा, हर विलेज में मेरा 5 आदमी मिलेगा, 10 आदमी मिलेगा। उसमें यूथ भी है, वीमेन भी है, बुजुर्ग भी है, सभी लोग हमको पसंद करते हैं जी। मैं तो इतने कम दिनों में घूम के अपनी एक टीम तैयार कर ली, और आदमी तो एनालिसिस करता ही करता है ना, कौन हमारे लिए बेहतर होगा, और कौन आदमी नहीं चाहता है कि बेहतर आदमी आए। और तो जनता के विश्वास पर, उनकी चाहत पर और उनके चाहने पर हमको पूरा विश्वास है कि हम अपने काम को और अपनी बातों को वहां तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और कनेक्ट भी उनसे मैं रह रहा हूं। और जनता को तो सबसे बेहतर ही व्यक्ति चुनकर भेजना चाहिए, जिसको नॉलेज हो और जिसको विजन हो उनके क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। अच्छा, अब आखिरी सवाल आज का, आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, और इंडिया में, बिहार में हर लेवल पे आपको पोलराइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है? तो आपकी क्या विचारधारा है इस चीज में, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पे? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन ये कोई नया चीज नहीं है। हाँ, ये तो चीज आप लोग जान रहे हैं। जो आदमी राजनीति करते हैं तो पोलराइजेशन पर अपना फोकस करते हैं। उनको लगता है कि कितने लोगों को पोलराइज करें। कोई आदमी कास्ट के नाम पे पोलराइज करेगा, कोई आदमी रिलीजन के नाम पे पोलराइज करेंगे, कोई आदमी रीजन के नाम पे पोलराइज हो रहे हैं अगर पूरा इंडिया लेवल पे देखा जाए जी। कोई आदमी डेवलपमेंट के नाम पे पोलराइज करेगा। हमारा फोकस है डेवलपमेंट के नाम पे हम पोलराइज करें। अच्छा, हम रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पर पोलराइज नहीं करना चाहते। तब तो क्या फायदा है? हमने नौकरी छोड़ के एक नए विजन के साथ आए। भाई डेवलपमेंट के नाम पे करना है ना। आप विकास के नाम पे पोलराइज कीजिए, उसमें तो सभी लोग शामिल हो जाएंगे। अगर हम रिलीजन के नाम पे करते हैं तो एक धर्म के लोग आएंगे, अगर आप कास्ट के नाम पे करते हैं तो एक कास्ट के लोग आएंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड पे करते हैं तो वो छूट जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो आप डेवलपमेंट के नाम पे आइए ना, उसमें तो सभी लोग शामिल हो जाएंगे। राजनीति ऐसी साफ सुथरी होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों का समावेश हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए जी। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं की। उन्होंने क्या, शोषित और वंचित शब्द आप देखेंगे, शोषित वंचित पे बात किया जी। तो शोषित वंचित का मतलब वो आदमी है जो समाज में विकास के मुख्य धारा से छूटा हुआ है। वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी का हो सकता है, किसी भी रीजन का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है जी। तो शोषित वंचित की बात की। तो शोषित वंचित को जब आप न्याय दिलाएंगे, आप उनकी पैरवी न करें, उनको आप न्याय दिला दें। आप किसी की पैरवी मत करें। आप पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, आप उनको न्याय दिला दें, आप उनके साथ खड़े हो जाएं। यही तो राजनीति है, यही तो पॉलिटिक्स है। तो आप विकास की बात करें,
बाकी चीजों को आप पीछे छोड़ दें। मैं वैसे चीजों में विश्वास नहीं करता जो हम खुद भी संतुष्ट ना हो, जो लगे कि हम रोज झूठ बोल रहे हैं, वैसा काम नहीं करना चाहिए। जी और बेशक। उस फिलोसफी में नहीं बढ़ रहा हूं, तो हमारी वो कभी भी मंशा नहीं रही है। आप देखे होंगे, मैं जहां जहां विजिट किया हूं, मैं लाइव भी होता हूं, लोगों से बात भी करता हूं। मैंने इस क्षेत्र में जो देखा, विभाग में भी मैं रहा, विभाग में मैंने देखा। अब एजुकेशन सेक्टर को आप ले लीजिए, सबसे जरूरी चीज जीवन में क्या है? शिक्षा। एक गरीब किसान का बच्चा शिक्षा हासिल कर लेगा तो कहीं भी जा सकता है। उसके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी पूंजी है कि आपको कहीं भी बैठा सकता है। जी अभी बिहार में जो हम लोग देख रहे हैं और अपने नाथनगर विधानसभा में जो हमने देखा, दो चीज शिक्षा विभाग में, जबकि टीचर्स की बहाली हो गई, अच्छे से टीचर आ गए, स्कूल भी ऊपर बिल्डिंग बन गई और भी जगह आ गए, बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी। अभी बच्चों की संख्या कम, बच्चों की संख्या स्कूल में कम है। बेसिक चीज पे मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं आपका। तो ये विद्यालय जो है, हर वार्ड में सरकार ने निर्णय लिया कि एक एक विद्यालय होगा। आपने निर्णय ले लिया, टीचर भी बहाल हो गए, लेकिन एग्जीक्यूशन तब होगा जब उस वार्ड में स्कूल चलेगा, जी है ना। तो आपने टैगिंग कर दिया। सपोज कीजिए कहीं पे 10 स्कूल किसी पंचायत में है, 5 का भवन बना हुआ है, 5 का भवन नहीं है, जमीन उपलब्ध नहीं है या बिल्डिंग नहीं बना है, लेकिन स्कूल सैंक्शन है उस वार्ड से, जी तो उस वार्ड के स्कूल को आपने टैग कर दिया। कर दें। किसके साथ टैग कर दिया? मूल स्कूल के साथ। पर्पस सर्व हो गया बच्चों के स्कूल का। हुआ क्या? जी जो वार्ड का स्कूल 2 किलोमीटर है, तो वहां के बच्चे तो नहीं आएंगे 1 to 5। जी प्राइमरी स्कूल के बच्चे का एज क्या होता है? 10 साल मैक्सिमम। 6 साल से आप डालते हैं स्कूल में। तो टैगिंग जो हुआ यहाँ, जो टैगिंग से स्कूल चल रहा है, वो जो पंचायत, वो जो वार्ड जहाँ का स्कूल सैंक्शन है, अब वहां के स्कूल उठ के मूल स्कूल में टैग हो गए, वहां के कोई बच्चे नहीं आ रहे। कैसे मेरा एजुकेशन आगे बढ़ेगा? मैं उस बिंदु पर सीरियस हूं कि मैं जब एमएलए बनूंगा तो मैं निश्चित रूप से विधानसभा में बात उठा के इनको समाप्त कराऊंगा। आप टैगिंग समाप्त कीजिए सबसे पहले। अगर चाहते हैं कि बिहार, हमारे क्षेत्र का हर बच्चा पढ़े, टैगिंग समाप्त कीजिए। आपका पूरा क्षेत्र है 10 किलोमीटर का, एक पंचायत का, सपोज कीजिए जी 2 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, बाकी जगह तो बसों की सुविधा है प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में तो बच्चे पैदल जाते हैं, जी कैसे जाएंगे 1 किलोमीटर, कैसे आएंगे? तो सरकार ने यही सोच के ना उस वार्ड में स्कूल दिया। अब है कि बोलेगा हमारे पास भाई सरकारी जमीन है, तो आप जमीन खरीद के स्कूल तो बना दीजिए। जी आप महीने का 3 लाख 4 लाख रुपया टीचर को पे कर रहे हैं। ये विद्यालय जो खुल रहा है, विद्यार्थी के लिए खुल रहा है या टीचर के लिए खुला? विद्यार्थी के लिए खुला। तो विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी आने चाहिए। आखिर क्यों नहीं संख्या बढ़ता है? देखिएगा, इनरोल्ड बच्चे हैं 400, लेकिन आ रहे हैं 60, 70, 100, जबकि मध्याह्न भोजन चल रहा है, मुफ्त में किताब मिल रही है। फिर आखिर क्यों नहीं बढ़ रहा है? सवाल ये है। एक्सेसिबिलिटी एक प्रॉब्लम है, इस पे ध्यान आकृष्ट किन्हीं का नहीं है। इसको सुनिश्चित करना है, क्योंकि हम लोग एज ए ऑफिसर हमने फील किया, लेकिन हमारी बात पहुंची नहीं वहां तक। अब तो मैं पहुंचा सकता हूँ। बेशक सर। तो ये एजुकेशन सिस्टम हमारा सुधार होगा। गरीब के बच्चे हिंदी स्कूल में जाते हैं तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। अब हेल्थ की बात करें, आप, हमारे हेल्थ सब सेंटर है, एडिशनल पीएससी है, लेकिन आप नर्स भी काफी बहाल हुई है, इन दिनों बहालियां भी बहुत हुई है, डॉक्टर्स भी है, लेकिन देखिएगा हेल्थ सब सेंटर चालू नहीं। सारे डॉक्टर्स वो डिप्रेशन में आ गए हैं। आपके शहर में सदर अस्पताल में डिप्रेशन में 40-50 हैं। अरे भाई, आप जिनके लिए किया वहां पे होना चाहिए ना। अब हमारे ग्रामीण वहां से चलते हैं और चलने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं। देखिए लैचेज है ना ये। हम जब वहां के लिए बहाली हुई है उसकी, तो वहां पे रह गए तो इलाज तो खांसी सर्दी बुखार इसका तो ट्रीटमेंट हो सकता है जी। बड़ा ऑपरेशन नहीं हो उसके लिए सदर अस्पताल आना। तो इसको विश्वास विभाग को देखना है कि भाई उसको सुनिश्चित कराइए। आप जाइएगा अधिकांश हेल्थ सब सेंटर पर 2 घंटा 1 घंटा बैठ के लोग निकल लेंगे। कहाँ जाएगा आदमी? आदमी परेशान है। हमारे जितनी मेरी आबादी है उस तरह का बेड होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले 4 साल की बच्ची इसी विधानसभा की, उनके परिजन ने हमको फोन किया कि आईसीयू, हम भागलपुर सदर अस्पताल गए हुए हैं और वहां पे हमको आईसीयू का बेड नहीं मिल रहा। बोला कि 8 ही है आईसीयू का बेड। भागलपुर जिला इतना बड़ा, बाहर के भी, मधेपुरा के भी रेफर आकर के, और भी बांका के भी लोग पेशेंट रेफर होकर आते हैं। अब हमने लगाया वहां के हेल्थ मैनेजर को, हमने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब को बोला भाई इसको आप एडमिट करा दीजिए। तो बोला कि अभी तो 8 बुक है, खाली नहीं होगा। अब गोद में उसको सलाइन चढ़ रहा है बच्चे को, तो दुर्भाग्य है ना। जी।
नहीं, ये दुर्भाग्य। नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य अगर सर। हमारा बच्चा होता तो हम प्राइवेट क्लिनिक में चले जाते। गरीब का आदमी कहाँ जा रहा है? तो उसके लिए हर ब्लॉक में एक मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल होना चाहिए, भी डॉक्टर होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसी रामपुर खुर्द पंचायत के एक आदमी है, उनका पेट का ऑपरेशन हुआ। एक हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं, इसको तो आयुष्मान कार्ड में नहीं कवर होगा। हमने फिर बात किया आयुष्मान वालों से, उन्होंने लिस्ट भेजा, हमने भेजा उनको कि देखिए ये भी आ रहा है आयुष्मान में, आप क्यों पैसा ले रहे हैं उससे? तो इस तरह की चीजें हर जगह कमी मिलती है। अब लोगों को आप सुविधा दिला दीजिए। अरे मोटरसाइकिल आपने खरीद के दे दिया, चाबी और तेल दोनों दीजिएगा ना, और चलाने के लिए रोड भी तो बनाइएगा, तब तो आदमी चलेगा। कि आप मोटरसाइकिल चाबी दे दिए, घर में लगा हुआ है, 1 साल के बाद टायर भी आपका खराब हो गया। जी। भाई आप कोई भी चीज बनाएंगे तो वहां पे आप सब कुछ करना होगा ना आपको। जी। आप उसके लिए पैसा आ रहा है, उसके लिए फंड आ रहा है, उसके लिए विभाग है, सब कुछ है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए जिस आदमी के लिए वो बना है। वो बना। जी। क्या नहीं, मेरा एकदम बस सही। इतना ही कहना है। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्टॉप है, नहीं हो रहा है, बंद है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हो रहा है, लेकिन जो गति होनी चाहिए, जो तीव्रता होनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट की जवाबदेही कहीं ना कहीं लैचेज है। तब तो हम लोग जैसे आदमी के पास आता है कि जरा फोन कर दीजिए, पैरवी कर दीजिए। सो बताइए आप, पैरवी के लिए लोग क्यों आता है किसी के पास? जब आपका काम नहीं हो रहा है, अगर स्मूथली हो जाए, कहां कोई दिक्कत है? जी। तो ये कहीं ना कहीं तो लैचेज है, लैप्सेस है। अब आइए आप हमारे यहाँ पे फैक्ट्री की बात, अगर इंडस्ट्री की हम करते हैं तो एग्रो बेस्ड यहाँ पे हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब लॉ ऑर्डर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में अभी भी कुछ कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां थाना खोलने की आवश्यकता है। एक रत्तीपुर दियारा है, पूरा दियारा इलाका है, मक्का लोग, किसान लोग जाते हैं, खरीदते हैं। हम जब जाते हैं उस क्षेत्र में बोलते हैं कि यहाँ पे एक थाना हो जाए, जहां पे आप पुलिस की भी बहाली हो गई है, बहुत सारी बहालियां निकली है, पुलिस भी हमारे पास है। तो जो जहां पे समस्या है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बात उठा के इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे लॉ ऑर्डर का इश्यूज हो, या हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही। इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स का हो, ये सारे इश्यूज हैं जो हमारे दिमाग में, ये सारी चीजें हैं। और इसको किस तरह से करना है वो भी हमारे पास ब्लूप्रिंट है। जी। लेकिन जनता मौका देगी, हमारा विश्वास है कि मिलेगा हमको मौका। जब हम जिस विजन के साथ चल रहे हैं तो उस विजन को हम जमीन पे लाने का भी पूरा कोशिश करेंगे कि भाई हम किस तरह से अपने लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं। तो सर आज का ये पॉडकास्ट अब हम लोग एंड करते हैं। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और एक बार कैमरा में देखकर अगर आप बता सके कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पॉडकास्ट में तो बहुत अच्छा रहता। सरफराज भाई, जब लंबी बात होती है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपकी टीम दिल्ली से आई है, आप अभी इलेक्शन कैंपेन पे काम कर रहे हैं, और जब लेवल की बात होती है, जब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो उनका जवाब भी देने में अच्छा लगता है और मजा आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे विजन है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए, और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे काम है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड भविष्य में हो, चाहे वो रोड से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, इंडस्ट्री से हो, या ब्लॉक अंचल के काम के सिस्टम से हो, जी। जो पदाधिकारियों का दायित्व से रिलेटेड काम हो, उस कामों में निश्चित रूप से जब हमारी बातचीत आम लोगों तक जाएगी आपके माध्यम से, तो उनका लाभ आम लोगों को मिलेगा। और हम इसी मंशा से आपके साथ जुड़े भी हैं। इसी क्रम में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो चीज छूट गया था। एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में कौंधता रहता है, जब से मैं सर्विस में भी था, उसके बाद भी था। क्या कारण है कि सारे स्कीम्स आते हैं, साउथ हम लोग जाते हैं तो बड़ा डेवलप्ड दिखता है, हर चीज सिस्टमाइज दिखता है, लेकिन जब इधर आते हैं तो हमको लगता है कि हम पीछे इतना क्यों है, आखिर क्या कमी है? हम भी तो वही हैं। हम वहां जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो करने लगते हैं, यहाँ आते हैं तो ट्रैफिक लोग तोड़ने लगते हैं। आखिर क्या कारण है? आखिर यहाँ पे भी कार्यालय है, ऑफिसेस है, मंत्रालय है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, एक्ट है, रूल है, सब कुछ है। आखिर क्या कारण है? एक चीज जो हमको कमी लगता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत है। जी। और कम्युनिकेशन गैप किसके बीच में है? जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के बीच में। ये बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। जी। ये कम्युनिकेशन गैप अपने को बड़ा कहलाने में हो सकता है, ये कम्युनिकेशन गैप इसलिए हो सकता है कि नहीं हम बड़े हैं, वो कहता है कि हम बड़े हैं। दूसरी बात है कि एक दूसरे का विचार मेल ना खाता हो, है ना। तीसरी बात हो सकती है
कि हम पदाधिकारी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, वो लीडर हैं उनके पास टाइम नहीं है। ये पदाधिकारी और लीडर्स, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत के नेता हो या फिर एमएलए हो, एमपी हो, या जिला प्रशासन के लोग, प्रखंड से लेके सचिवालय तक के पदाधिकारी हो, आखिर ये कम्युनिकेशन गैप है, ऐसा हमको भी दिखता है और उसमें जनता पिस रही है। पिस रही है। ये कम्युनिकेशन गैप अन्य चीजों में क्यों नहीं है? जैसे मान के चलिए कोई लीडर है, जनता है, ऑफिसर है, सब तो एक ही काम के लिए आए हैं, लोगों की भलाई के लिए ही है, लोगों की भलाई के लिए है। हम्म, अगर ये दोनों सिस्टम अपने गैप को खत्म कर दे और मिलके बैठ के किसी भी दिशा में बढ़ेगा तो बिहार दिखेगा 5 साल में ऊपर चला जाएगा। 5 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी अगर जनता के नेता, जो भी लीडर है, चाहे जिस भी स्तर के हो, वार्ड सदस्य से लेकर के और एमपी तक, जितने भी लोग जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं और जो भी ऑफिसर्स का टीम है और डिपार्टमेंट का टीम है, इसके गैप अगर समाप्त हो जाए और दोनों ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो जो जनता को आप देख रहे हैं कि करा रही है या परेशान हाल है, तो उनका परेशानी 5 साल में आपको दूर हो जाएगा। ये गैप मिटना चाहिए। जी व्यक्तिगत मेरा कहना है, मैं भी पदाधिकारी जब तक रहा तो कभी किसी से गैप नहीं किया, इवन कि अपने अधीनस्थ वालों को और अपने सीनियर को भी मैं बताता रहा कि ये गैप है, हमको दिखता है, चाहे वो थाने में हो, ब्लॉक में हो, अंचल में हो, जिला में हो, ये दिखता है गैप और इसका सीधा खामियाजा हमारे योजनाओं पे पड़ता है और लोगों पे पड़ता है। तो हम लोगों को, जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं ना कि सब मिल के काम कर रहा है, आप देखते होंगे कि कोई चीफ है, सीईओ है कॉर्पोरेट का और उसका सिंपल सा कर्मी है, बॉस है, और जब वो टाइप कर रहा है तो उसके पीछे खड़ा होकर वो देख रहा है, लेकिन वो कुर्सी ने छोड़ के टाइप कर रहा है। लेकिन हम लोग के ब्यूरोक्रेसी में एक अफसर आ गए तो सब गेट पे चला गया, कोई लीडर आ गया तो सब काम छोड़ के गेट पे चला गया। जी मतलब हम एक दूसरे को ऊपर और नीचे इसी चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो लीडर हो, समाज सेवक हो, या इधर ऑफिसर्स की टीम, जितने भी कार्यालय, ये गैप को खत्म करना होगा। अगर बिहार को, अपने विधानसभा को आगे ले जाना होगा, ये हम बड़े कि आप बड़े, इस चीज को खत्म करना होगा, तभी हमारे बिहार का विकास होगा। और इस भाव को हम लागू करना चाहते हैं अपने विधानसभा में। ऑफिसर रहने का भी मेरा अनुभव है जी और लीडर होने का भी मेरा अनुभव है। पूर्व में भी मैं राजनीति में रहा ही हूँ, स्टूडेंट राजनीति में, उसका असर है। तो इस चीज को मजबूती से करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत करी और आगे भी हम लोग आपसे जुड़कर बातचीत करना चाहेंगे। और इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो बिहार इलेक्शन में बिहार के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लीडर्स हैं, उनकी बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कोई भी और लीडर हो, उनको अगर आपको सुनना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनका नाम दें, ताकि हम उन तक जाएं और फिर उनकी विचारधारा, उनकी बातें, उनकी परेशानियां और उनका विजन आप तक पहुंचा पाएं।